Okay, good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, crafting young minds. Yeah, and we are continuing with the 8th standard ICSE board. Okay, and the subject is World History. Chapter number 13, that is the American Civil War, presented by me, Zahir sir. In the last class, we have seen the differences. Okay, I hope आपने वो पिक्चर देखा होगा या पिक्चर के बारे में जाना होगा. 12 years a slave. देखा आप लोगों ने वो पिक्चर? Did you watch that movie? No, parents are not allowing to watch that movie, right? It is available in YouTube. You can watch that, okay? If you haven't watched it yet. चलिए, तो दो रीजन्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो भी हमने देख लिया, राइट? अब हम कॉजेस पढ़ेंगे. कॉजेस क्या थे? ओके, सबसे पहला कॉजेस ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर. एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं. अभी तो फिलहाल जो हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था, दैट वाज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है या थोड़ा बहुत डीप में लेकर गए थे. अब हम रियली जो कॉजेस थे सिविल वॉर के वो सब देखेंगे. ओके, शुरू करते हैं फिर. द अमेरिकन सिविल वॉर. कॉजेस ऑफ द सिविल वॉर. सेवरल कॉजेस लेड द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर. बहुत सारे ऐसे कॉजेस थे जिसकी वजह से सिविल वॉर होता है. सबसे पहला है नॉर्थ साउथ डिफरेंसेस. ओके, पहले बेटा आप समझ लीजिए एक बात को, कंफ्यूज मत होइएगा. अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड नीचे वाला जो है ना वो साउथ अमेरिका है. हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ अमेरिका. नॉर्थ साउथ डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, यहां पर जो 50 स्टेट्स है, यूएसए है, जो ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है. ठीक है, तो जो यूएसए है ना, यूएसए में जो नॉर्थ स्टेट्स है और जो साउथ स्टेट्स है उसके बीच में लड़ाई हुई थी. ओके, क्लियर है इतना? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ अमेरिका. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में बीच में एक कंट्री है यूएसए, और यूएसए के बारे में ही हम बात करेंगे. ओके, क्लियर है इतना गाइस? गिव मी अ थम्स अप. कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स. क्लियर है? यस यस, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा. ओके, आफ्टर द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, दैट इज 1776, है ना? आपको पता ही है कि 1780 के आसपास अमेरिका आजाद हुआ था. अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस. ठीक है, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, राइट? ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं कि ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. ये आपका टॉपिक था, आपका चैप्टर था, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, फिर क्या होता है? तो आफ्टर द वॉर ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद 1776 में था, द नॉर्दर्न एंड द सदर्न स्टेट्स डेवलप्ड डिफरेंटली. दोनों ही, जो नॉर्थ स्टेट्स थे और जो साउथ स्टेट्स थे, ये डेवलप तो हुए लेकिन क्या है, अलग अलग लेवल पे, एट डिफरेंट लेवल्स. ओके, नोटिफिकेशंस अच्छा हुआ बंद हो गया. एट डिफरेंट लेवल्स. ओके, ठीक है. नॉर्थ वाले क्या थे? ट्रेड में, ट्रेड एंड कॉमर्स, नौकरी धंधो व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, माइनिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्री. ठीक है, मतलब एकदम बढ़िया लेवल का आपका डेवलपमेंट हुआ. साउथ में क्या है? साउथ में एग्रीकल्चर है, एग्रेरियन है. ये एग्रीकल्चर और फिर कहेंगे कैटल वाला जो चीज है, राइट राइट, तो उसमें वो डेवलप हुआ. ओके, बस वही लिखा है इन द नॉर्थ देयर वाज ट्रेड एंड इंडस्ट्री व्हिच हैड नो नीड फॉर स्लेव्स. सही बात है, नॉर्थ में कोई स्लेव्स की जरूरत नहीं थी. लेकिन ऑन द अदर हैंड द सदर्न स्टेट्स दे थ्राइव्ड का मतलब दे डेवलप्ड. ओके, दे डेवलप्ड ऑन कॉटन एंड टोबैको प्लांटेशंस that required a large number of slaves. ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो एंटी स्लेव्स हो जाएंगे. ठीक है, कि भाई स्लेवरी बंद करो. और जो सदर्न स्टेट्स है वो क्या होंगे? वो लोग डिपेंडेंट होंगे स्लेव्स के ऊपर. स्लेवरी है तो हम लोग हैं, वरना कुछ नहीं है, है ना? हमारा कारोबार पूरा स्लेवरी पे डिपेंडेंट है. तो ये सारी चीजें यहां पर मैटर कर रही थी. तो ये पहला आपका कॉज है. सेकेंड कॉज देखते हैं.
कंडीशंस ऑफ द स्लेव्स, भाई स्लेव्स की कंडीशन क्या थी, और अगर इसको आपको जानना है तो आप बखूबी वो मूवी देखिए 12 इयर्स अ स्लेव, ठीक है, तो आपको सही से पता चलेगा। तो क्या लिखा है, द स्लेव्स वर रिगार्डेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सदर्न प्लांटर्स। जो साउथ में जो मालिक थे, जो बड़े बड़े खेतों के मालिक थे, ठीक है, वो क्या समझते थे, ये स्लेव्स क्या है, स्लेव्स हमारी प्रॉपर्टी है, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टीज। ओके, सो द स्लेव्स वर ट्रीटेड एज नॉन ह्यूमंस, वो इंसान थे, लेकिन लेकिन क्या है, वो सिर्फ एक कठपुतली थे या एक चीज थे जिसका हम इस्तेमाल करते थे। हम मतलब जो साउथ के जो प्लांटर्स थे, जो बड़े बड़े नो क्या कहते हैं बिजनेसमैन थे या बड़े बड़े खेत मालिक थे, राइट, they suffered social and economic injustice. The issue of slavery divided the north and the south. Okay, अब taxes की बात करते हैं। The increase in taxes helped the industrial north while the southern states protested। ठीक है, जब टैक्स गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो नॉर्थ वालों को फायदा हुआ, लेकिन सदर्न स्टेट्स वाले जो थे उनको नुकसान हो रहा था, इसलिए सदर्न स्टेट्स वाले भी क्या कर रहे थे, दे वर प्रोटेस्टिंग। दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम कंट्रीज विथ विच दे ट्रेडेड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो सदर्न स्टेट्स थे, अब आप समझिए जब टैक्स बढ़ेगा क्या होगा, इंपोर्ट में ज्यादा तकलीफ होगी, है ना, और इसीलिए सदर्न स्टेट्स यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं सेपरेट डिमांड्स, दोनों की डिमांड्स अलग अलग थी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, द इंडस्ट्रियल नॉर्थ वांटेड अ बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सही बात है ना, जब आपके पास बढ़िया इंडस्ट्रीज होगी, चाहे वो मिनरल इंडस्ट्रीज हो, चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उनके अंदर जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिए बेटर कनेक्टिविटी, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, राइट। ये लोग ये डिमांड कर रहे थे। वाइल द सदर्न स्टेट्स वांटेड बेटर फैसिलिटीज इन एग्रीकल्चर, और साउथ वालों को क्या चाहिए था, साउथ वालों को चाहिए था कैनल इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो दोनों की डिमांड्स ही अलग अलग थी, राइट। द नॉर्दर्न स्टेट्स डिड नॉट वांट गवर्नमेंट लैंड्स sold at low prices, whereas the south wanted land for extensive farms। extensive मतलब क्या, बड़े बड़े farms, ठीक है, राइट। तो साउथ वालों को जमीन चाहिए थी, ज्यादा जमीन चाहिए, जितना बड़ा फार्म होगा उतना ज्यादा मेरा कैपिटल होगा, उतना ज्यादा मेरा इनकम होगा, राइट। लेकिन नॉर्थ वाले क्या बोलते थे, नॉर्थ वाले बोलते थे कि भाई आप सस्ते दामों पर, गवर्नमेंट को बोलते थे सस्ते दामों पर आप जमीन मत बेचिए। साउथ वाले क्या बोलते थे, हमें सस्ते दामों पर आप जमीन बेचिए कि हम बड़े बड़े फार्म्स बना सके, ठीक है। और उस समय पे तो पॉपुलेशन भी नहीं होगा इतना सारा, है ना, 1700-1800 की बात है, 19 सेंचुरी 18 सेंचुरी की बात है या 19 सेंचुरी की बात है, उतना पॉपुलेशन ज्यादा नहीं था, राइट। तो आप सोच सकते हैं एक फार्म फॉर एन एग्जांपल पूरे वस्त्राल जितना बड़ा होगा, एक पूरा एरिया ले लो अहमदाबाद का, इतना बड़ा होगा फार्म। अब इतने बड़े फार्म में क्या करना है, इतने बड़े फार्म में हमें टोबैको का प्लांटेशन करना है, हमें कॉटन का प्लांटेशन करना है, तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए बहुत सारे स्लेव्स। और ये क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार तो स्लेव खरीदना है, फिर पूरी जिंदगी वो हमारा गुलाम है। आ रहा है समझ में गाइस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, यस, सभी को आना चाहिए समझ में, ओके, यस यस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ नलिफिकेशन होता क्या है। इन 1832 रॉबर्ट हेन ऑफ साउथ कैरोलिना suggested this doctrine। ये डॉक्ट्राइन क्या है, एक लॉ है, डॉक्ट्राइन का मतलब लॉ। अकॉर्डिंग टू इट, if a state felt that the union government went beyond its power, then the state could hold back the union government's power by nullifying or suspending a particular law। बोला है, क्या बोला है, बोला है अगर गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है, ठीक है, तो स्टेट्स के पास
ये आजादी होनी चाहिए कि वो स्टेट ये जो लॉ बनाया है, क्या वो लॉ ये स्टेट के लिए बेनिफिशियल है, क्या इसमें प्रॉफिट है, क्या इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट हो रहा है या हमारा अच्छा हो रहा है। अगर उनको लगे स्टेट्स को कि भाई ये लॉ बेनिफिशियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको नलीफाई कर देंगे। नलीफाई का मतलब क्या होता है, नलीफाई का मतलब होता है वी कैन कैंसिल द लॉ, हम हमारे स्टेट में इसको लागू नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि साउथ कैरोलिना रिफ्यूज टू कलेक्ट इंपोर्ट ड्यूटीज एज डिमांडेड बाय गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि साउथ में क्या चाहिए, इंपोर्ट ज्यादा चाहिए था, और जब इंपोर्ट करेंगे तो क्या भरना है, ड्यूटी भरना है, टैक्स भरना है ना। ठीक है, तो फिर साउथ कैरोलिना ने क्या बोला, नहीं हम नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी हम नहीं भरेंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई एक लॉ बना के, लेकिन क्या किया, साउथ ने इसको अपोज किया। राइट, तो ये भी एक कारण बना सिविल वॉर का। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, भाई ये तो क्या है, हमसे हमारी जान ही मांग लिया आपने, है ना, एक तरीके से यही कहा गया। साउथ जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूएसए की गवर्नमेंट है जो वॉशिंगटन डीसी में है, वो क्या बोलेगी, भाई एबॉलिश करो, स्लेवरी को खत्म करो, तो साउथ वाले को क्या लगेगा, आपने तो हमसे हमारी जान ही मांग ली एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा कारोबार स्लेवरी पे ही चलता है। राइट, तो बस देखो क्या लिखा है, लिखा है इन 1831 द एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट was started by W.L. Garrison in 1846 the Congress। यहाँ पे कांग्रेस का मतलब क्या है, कांग्रेस का मतलब है द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, so in 1846 the Congress introduced a law, the Parliament of USA introduced a law to limit slavery. The southern states objected to the law limiting slavery. The southern state objected saying that slavery should not be legally banned, है ना। southern states को तो क्या था, एक तरीके से पूरा मतलब उनकी नस पकड़ ली थी। राइट, बोले ये तो हमारी जीवन लाइफलाइन है स्लेवरी, तो आप स्लेवरी को ही एबॉलिश करना चाहते हो या स्लेवरी को ही लिमिट करना चाहते हो। राइट, तो ये तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्या है, द न्यू स्टेट्स विद द वेस्टवर्ड एक्सपेंशन न्यू स्टेट्स ऑफ न्यू मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया वर एडेड। The North wanted them to be free from slavery, while the South wanted them as a slave states। क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर, जहां पर मैंने यहाँ पर ये रखा है, एक मैप रखा है, तो क्या होता है, यहाँ पर कहेंगे जब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन होता है, जब अमेरिकन वेस्टवर्ड जाते हैं, तो सीधी सी बात है नया स्टेट फॉर्म करेंगे। तो न्यू स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट ऑफ यूएसए है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, इसने क्या बोला, बोला जो नए स्टेट्स बनेंगे वहां पर स्लेवरी नहीं होगी। लेकिन ये साउथ वाले क्या चाहते थे, भाई उसको स्लेवरी रखो वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर भी तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, वहां पर भी तो हम फार्म्स खरीदेंगे बड़े बड़े, और फार्म्स में क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेबर, स्लेव्स चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना। ओके, राइट, आगे क्या लिखा है, लिखा है अ कॉम्प्रोमाइज was worked out when California applied to be a free state and Congress passed a Fugitive Slave Act। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, भगोड़ा, इसको हम हिंदी में भगोड़ा कहते हैं, जो भाग गया है। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, भागने वाला। ऐसा कहा गया था कि अब देखो, आप कितना भी किसी को एक्सप्लॉइट करो, एक्सप्लॉइट करना मतलब समझते हो, एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी को कितना परेशान करो, उससे मेहनत करवाओ, स्लेव से, यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्लेव से, इंसानों से। स्लेव क्या सोचेगा, स्लेव सोचेगा मैं यहां से भाग जाता हूं, है ना। ठीक है, मुझे मेरे मास्टर बहुत परेशान कर रहा है, तो रात को क्या करता था, वो स्लेव भाग जाता था, भाग जाके कहां चले जाता था, कौन से स्टेट में चले जाता था, जहां पर स्लेवरी नहीं है, वहां पर चले जाता था। ठीक है, तो होता क्या था, भाई इनको तो अपना स्लेव वापस चाहिए। उस केस में क्या किया, यहां पर फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट लाया गया। यहां पर क्या होता है, देखो फ्यूजिटिव का मतलब रन अवे, इंग्लिश में अगर कहूं मैं तो क्या हो सकता है, रन अवे। ठीक है, जो भाग गया था उसको वापस लाना है ना। भागकर कहां गया था, ऐसे स्टेट में गया था
जहां पर स्लेवरी एबॉलिस्ड है, जहां पर स्लेवरी है ही नहीं, वहां पे कोई लॉ ही नहीं है, राइट। मतलब नॉर्थ में भाग जाते थे लोग। स्लेव्स क्या करते थे, अपने मास्टर्स को चकमा देके रात को या कभी भी मौका मिले भाग जाते थे। कहां भागते थे, नॉर्थ में भाग जाते थे, जहां पर स्लेवरी है ही नहीं, तो वो आजाद हो जाते थे। लेकिन क्या बनाया, फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट बनाया, बाय विच द सदर्न स्टेट्स could recover the runaway slaves and punish them। ठीक है, आया समझ में बेटा, ये फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट क्या है? गिव मी अ थम्स अप। फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट क्या है, मालूम पड़ा बेटा? ओके, ओके बेटा, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे फेमस केस है, जिसको हम ड्रेड स्कॉट केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेड स्कॉट केस। ओके, अब होता क्या था, अब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, एड्यूक्राफ्ट नाम का एक मास्टर है। क्या है? मास्टर है, इसका स्लेव है जहीर, ये स्लेव है। अब ये मुझे बहुत काम करवाता है, दिन में 5-5 लेक्चर लिखवाता है, डलवाता है मुझसे। मैं इसे निकाल गया हूँ, आई एम बोर्ड। मैं एड्यूक्राफ्ट से बहुत ही फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको सच मत समझिएगा, लेकिन क्या है, बहुत मेहनत करवाते हैं यार, बहुत, मतलब पूरा निचोड़ लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब होगा क्या, जहीर भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा भाई? फ्रीडम के लिए, जहां पर स्लेवरी नहीं है। ठीक है, वहां भाग गया। एड्यूक्राफ्ट क्या करेगा, एड्यूक्राफ्ट इसको पकड़ के लाएगा और बोलेगा भाई फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट है, तो मेरा स्लेव ही बना रहेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये एक केस है। दूसरा केस क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, एड्यूक्राफ्ट जो मेरा मास्टर था वही मर गया, डाइड, बंद हो गया एड्यूक्राफ्ट। अब तो मैं आजाद हो गया ना, अब तो मैं आजाद हो गया, अब तो मैं स्लेव नहीं रहा, क्योंकि मेरा मास्टर ही मर गया। यही है ड्रेड स्कॉट केस। ड्रेड स्कॉट कौन था? ड्रेड स्कॉट था एक स्लेव जिसका मास्टर मर गया था, हिज मास्टर डाइड। तो सीधी सी बात है, जब मास्टर ही मर गया तो मैं स्लेव नहीं रहा, तो ड्रेड स्कॉट स्लेव नहीं रहा। उसने अप्लाई किया, बोले भाई अब मैं स्लेव नहीं हूं, ऐसा। तो इससे तो और गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे तो क्या करेंगे, सारे स्लेव्स क्या करेंगे, अपने मास्टर को मार डालेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, और बोलेंगे भाई हम फ्री हो गए, हमारा मास्टर तो मर गया। हो सकता है ऐसा बेटा, ऐसा हो सकता है ना गाइस? यस, यस, हो सकता है ऐसा। तो बस उसी के कारण, मतलब ये ड्रेड स्कॉट केस था ना, बोला स्लेव को कोई आजादी ही नहीं है, स्लेव स्लेव ही रहेगा, इसको कोई आजादी ही नहीं है कि वो कोई केस कर सके या कहीं पर एप्लीकेशन दे सके अपने फ्रीडम के लिए, ऐसा। ये साउथ वाले बोले, चाहे मास्टर मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, स्लेव पैदा हुआ था स्लेव की तरह और वो मरेगा भी स्लेव की तरह। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, ड्रेड स्कॉट केस। ड्रेड स्कॉट was a slave of an army doctor. When his master died, Scott या ड्रेड स्कॉट applied for freedom. The Supreme Court decided he was still a slave. बोला, बोले मास्टर मर गया है ना, फिर भी भाई साहब आप कौन है, आप तो स्लेव ही है। The judgment increased the tension between the North and the South and became an important cause of the Civil War. आपके बुक में एक नो दिस है, देखो ये रहा नो दिस अबाउट ड्रेड स्कॉट्स केस। In 1857, Dred Scott, who was a slave, filed a case in the law court of America for his freedom on the grounds that when his master had taken him to a free territory, he was no longer a slave. Judges giving hearing to Dred Scott's case were divided into two groups with different opinions. While one group stated that Dred Scott's plea is genuine, the other group, comprising a majority of justices, held that Scott did not have the right to file a suit in state or federal courts because he was not a citizen of United States. As a slave, he is considered as a piece of property. आया समझ में? मतलब इन शॉर्ट आप समझिए, यहाँ पर जो केस लिखा है वो केस थोड़ा डिफरेंट है। बोला है मेरा मास्टर मेरे को लेकर गया, कहाँ लेकर गया? नॉर्थ वाले स्टेट्स में। ठीक
ठीक है। और नॉर्थ वाले स्टेट्स में क्या है, स्लेवरी तो एबॉलिश्ड है, वहां पे कोई स्लेवरी है ही नहीं। जब मेरा मास्टर मेरे को लेकर जाता है ऐसे स्टेट्स में, तो वहां पर तो मैं उसका स्लेव ही नहीं हूं, मैं तो आजाद हो गया, राइट। ये केस कहां चला, ये केस चला वहां के लॉ कोर्ट में। और वहां पर भी जो जजेस थे ना, उनके दो दो हिस्से हो गए, दो पार्ट्स हो गए। एक बोलता है नहीं, ड्रेड स्कॉट हमारा सिटीजन ही नहीं है, वो तो स्लेव ही है, उसको तो अप्लाई करने का अधिकार ही नहीं है। दूसरे बोलते क्यों नहीं है, वो एक इंसान तो है, वो एक ह्यूमन तो है ना, राइट। तो इस केस में भी क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में टेंशन बढ़ जाता है। आया समझ में, ठीक है। आ रहा है गाइस समझ में, ड्रेड स्कॉट केस क्या है बताइए। यस, यस, ठीक है। तो ये एक केस था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद पर्सनल लिबर्टी लॉस। लिबर्टी मतलब क्या है, आजादी, है ना। भाई मेरी आजादी का क्या, तो मैं स्लेव हूं, लेकिन स्लेव से पहले तो मैं इंसान हूं ना, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो मेरे कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स है। और ह्यूमन राइट्स बेसिक क्या है, सबसे पहला तो आजादी ही है, ठीक है। अब मेरा ह्यूमन राइट ही मुझे नहीं मिल रहा तो क्या होगा, राइट। वही चीज लिखा है, क्या लिखा है, द एबॉलिशनिस्ट had been fighting for freedom of the slave। एबॉलिशनिस्ट कौन है, एबॉलिशनिस्ट मतलब जो स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहते हैं, ठीक है। जो स्लेवरी को खत्म करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, राइट। उनको हम कहते हैं एबॉलिशनिस्ट। वो लोग फाइट कर रहे थे कि भाई स्लेवरी को एबॉलिश करें। Several northern states passed personal liberty laws which encouraged people to disobey the Fugitive Slave Act। क्या किया, बोला है कि वहां पर क्या पास किया नॉर्दर्न स्टेट्स ने, कहेंगे पर्सनल लिबर्टी लॉ करके एक लॉ पास किया, जो क्या बोलता है कि फ्यूजिटिव लॉ, जो फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट है, वो हमारे नॉर्थ में तो नहीं लगेगा, राइट। तो क्या हुआ, द एबॉलिशनिस्ट बिकेम मोर एक्टिव व्हेन हैरियट बीचर स्टोव पब्लिश्ड अंकल टॉम्स कैबिन। ये अंकल टॉम्स कैबिन क्या है, एक बुक है। It gave a clear picture of the cruel and inhuman treatment of the slaves by their owners। ठीक है, जो ओनर है वो क्या करता था, मास्टर क्या करता था, स्लेव्स के ऊपर बहुत क्रूएल्टी करता था, बहुत ही बे इंसानियत वाली या ह्यूमन एक्टिविटीज करता था, राइट। तो अंकल टॉम्स कैबिन, इसको पढ़ के लोग और ज्यादा एनकरेज हुए कि भाई हमें स्लेवरी तो एबॉलिश करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, राइट। तो ये भी चीज है। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन। अब आप हिस्ट्री में जब जानेंगे तो अब्राहम लिंकन पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने क्या किया, आधिकारिक तौर पर एबॉलिश किया। और जब ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, इनके समय पर ही सिविल वॉर होता है, ठीक है। और बखूबी इन्होंने क्या किया, सिविल वॉर को एंड करवाया, है ना, और स्लेवरी को भी एबॉलिश किया। आया समझ में, ठीक है। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे बाद में। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1860 द रिपब्लिकन कैंडिडेट। अब देखिए यहां पर अमेरिका में दो पार्टी होती है, जैसे अपने यहां पर कैसा है, अपने यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। भारत में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। आपको बीजेपी मिलेगी, आपको कांग्रेस मिलेगी, आपको आप मिलेगी, आपको बीएसपी मिलेगी, आपको जेडीयू मिलेगी, बहुत सारी पार्टीज है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में दो ही पार्टी होती है, ठीक है। एक होती है रिपब्लिकन और एक होता है, क्या होता है, डेमोक्रेट्स। क्या होता है बेटा, डेमोक्रेट्स। ये दो ही पार्टीज चलती है, या तो आप रिपब्लिकन है या तो आप डेमोक्रेट्स है या डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो आप होमवर्क लिखिए, होमवर्क, ठीक है। ट्रंप भाई साहब जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अब थे हो गए, पहले हे थे, अब क्या हो गए, अब थे हो गए, ठीक है। तो ट्रंप भाई साहब कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, और अभी के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो बिडेन से पहले कौन थे, या सॉरी ट्रंप से पहले कौन थे, ट्रंप से पहले ओबामा थे, ठीक है। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, मुझे बताइएगा। दो ही पार्टी है, एक क्या है रिपब्लिकन और दूसरे क्या है डेमोक्रेट्स। ओके, होमवर्क समझ में आया गाइस, गिव मी अ थम्स अप।
सभी को होमवर्क करना है, ठीक है। एक दो बच्चे होमवर्क करते हैं, बाकी सब नहीं करते हैं। मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सब समझाऊं, लेकिन मुझे होमवर्क नहीं मिलता आप लोगों का, ठीक है। अब आज जो होमवर्क नहीं करेगा ना, उसके पेरेंट को मैं पर्सनली कॉल करूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1860, द रिपब्लिकन कैंडिडेट अब्राहम लिंकन ऑफ इलिनॉय, देखो ये इलिनॉइस है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इलिनॉय, ठीक है। तो वो इलिनॉय से इलेक्ट होकर आए। ही वॉज अपोज टू स्लेवरी, और वो एंटी स्लेवरी के खिलाफ थे, मतलब सॉरी, वो एंटी स्लेवरी को ज्यादा प्रोपागेट करते थे, मतलब उसके पक्ष में थे कि भाई स्लेवरी को अबॉलिश करिए। दिस वॉज रिगार्डेड एज अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स। अब समझ में आया क्या होता है। अब यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंट किसका बनेगा, प्रेसिडेंट नॉर्दर्न स्टेट्स का बनेगा या सदर्न स्टेट्स का बनेगा। वही अब्राहम लिंकन कहां से थे, नॉर्दर्न स्टेट से थे, इलिनॉय से थे, या इलिनॉय से थे, ठीक है। तो नॉर्थ वालों की विक्ट्री हुई, समझ में। तो क्या है भाई, एक तरीके से नॉर्थ वालों की विक्ट्री हुई। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक लॉ पास करवाएगा अपने सेनेट से या अपने कांग्रेस से, भाई एबॉलिश स्लेवरी। तो नॉर्थ वालों की जीत हुई ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये चीज, राइट। तो ये भी एक कारण बना सिविल वॉर का। सेकेंड लिखा है, ब्रेकिंग अवे विद द यूनियन। मैंने कहा था ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऐसे 50 स्टेट्स है जो साथ में मिलकर क्या बने हैं, साथ में मिलकर एक कंट्री बने हैं। अभी क्या हुआ, स्लेवरी के मुद्दे पर क्या हुआ, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री था, ये कंट्री के दो हिस्से होने वाले थे। क्यों होने वाले थे, जस्ट बिकॉज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लेवरी, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर बोला है कि हम लोग अलग होना चाहते हैं, हम लोग ये यूनाइटेड है ना, ये यूनियन जो यूनियन है उससे अलग होना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग हमें अलाउ नहीं करते स्लेव्स रखने के लिए, इसीलिए हम अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो वही होता है, लिखा है, आफ्टर द लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1861, 11 southern states of South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, and North Carolina या Carolina broke away from the Confederate States of America। क्या हुआ, ये 11 स्टेट्स जो साउथ में थे, जो स्लेवरी को ज्यादा पसंद करते थे, बोला हमें यूएसए में नहीं रहना, हम अलग हो जाएंगे, और अलग हो भी गए थे, ठीक है। और साउथ के जो बने, वो कौन बने, जेफरसन डेविस became the president। This was the immediate cause of the civil war। तो immediate cause of the civil war क्या है कि साउथ के जो 11 स्टेट्स थे वो अलग होना चाहते थे, अलग हो भी गए, और बोला हम हमारा प्रेसिडेंट बनाएंगे, आप लोग नॉर्थ वाले हैं ना, आप लोग अब्राहम लिंकन को बनाइए, हम क्या करेंगे, हम लोग जो है हमारा खुद का प्रेसिडेंट बनाएंगे। और कौन बना प्रेसिडेंट, जेफरसन डेविस, ठीक है। लेकिन हम सबको पता है कि ये कंट्री है, इसमें से कोई अलग नहीं हो सकता। आया समझ में स्टूडेंट्स, और इसीलिए सिविल वॉर हुआ। आया समझ में, गिव मी थम्स अप। यस यस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अबाउट द बुक अंकल टॉम्स कैबिन। Harriet Beecher Stowe wrote an anti-slavery novel, Uncle Tom's Cabin, that was published serially in a newspaper, ठीक है, in AD 1851, and in book form the year after. It was widely read in the United States and abroad, and moved many Americans to join the cause of abolition of slavery। क्या होता है, ये हैरियट बेचर भाई साहब जो है, ये एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम क्या है, अंकल टॉम्स कैबिन, ये बुक है। ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है, बुक लिखी गई है स्लेव्स के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर जो क्रूएल्टी होता है, जो अत्याचार होता है, जो इनह्यूमन एक्टिविटीज होती है, गैर मानवीय एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर, राइट। उनको इंसान नहीं समझा जाता है। ये
सीरियली मतलब क्या, एक के बाद एक टॉपिक, सीरियली, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ऐसा। सीरियली किसमें छपता है, सारे न्यूज़पेपर्स में छपता है, ठीक है। और लोग इससे एनकरेज होते हैं, अरे बाप रे, अमेरिका में इतना बुरा बर्ताव हो रहा है इंसानों के साथ, स्लेव्स के साथ, लोग ज्यादा एनकरेज हुए इसमें, एंटी स्लेवरी में, बोला स्लेवरी तो अब एबॉलिश करना ही पड़ेगा। आया समझ में बेटा? अंकल टॉम्स कैबिन क्या है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द रोल ऑफ अब्राहम लिंकन 1809 टू 1865। अब्राहम लिंकन, आपको पता है अब्राहम लिंकन को मार दिया गया था, वॉज असैसिनेटेड, उनको मार दिया गया था। कौन मारता है, ये आपका होमवर्क है। इनको है ना शॉट, ही वॉज शॉट, जब ये एक मूवी थिएटर में, एक प्ले थिएटर में एक प्ले देख रहे थे। आप लोग आप लोग मूवी देखते हैं ना, मूवी मतलब वो जैज आता है, ऐसे कुछ आता है, प्लेज आते हैं। तो अब्राहम लिंकन प्ले देखने गए थे एक थिएटर में। पहले तो सिनेमा नहीं हुआ करता था, सिनेमा समझते हो ना, ये मल्टीप्लेक्स तो नहीं हुआ करता था, राइट। तो लोग क्या करते थे, प्ले देखने जाते थे टाइम पास के लिए। प्ले होता था, प्ले समझते हो, जैसे आपने आपने देखते ना शिव कथा होता है, या फिर हम देखते हैं कि जब दशहरा आता है तो प्ले होता है। समझे आप प्ले का मतलब क्या होता है बेटा? ये समझते हैं ना क्या होता है? यस यस यस, ओके। वो प्ले देख रहे थे, क्या हुआ था, उनको मार दिया गया था, शॉट, समवन शॉट हिम। नाउ द क्वेश्चन इज, द होमवर्क इज, हु शॉट हिम, उसका नाम बताइएगा, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। Abraham Lincoln was elected the 16th President of United States. He was born on February the 12th, 1809, to Thomas Lincoln and Nancy Hanks. Born in a poor family, he rose to become a President of America. He spent his childhood in Kentucky and youth in Indiana. ठीक है, इंडियाना क्या है, एक पार्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कहीं पर लिखा है, अच्छा नहीं लिखा है, यहां कहीं पर इंडियाना है, ठीक है, जाने दीजिए, नहीं लिखा है, तो आप देख सकते हैं वहां पर इंडियाना करके एक स्टेट था, ओके, ठीक है, तो वहां पर वो अपना जीवन काल बिताते हैं, ठीक है। अब आगे, लिंकन कुड नॉट गेट फॉर्मल स्कूलिंग, बट पॉवर्टी कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग सेल्फ एजुकेटेड एंड एन एविड रीडर। ही वाज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग। लिंकन बिगिन, मतलब ये सब अभी समझाऊंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना बेटा? लिंकन गरीब फैमिली में बॉर्न हुए थे और गरीबी से वो प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट। अपना बचपन उन्होंने कहाँ गुजारा, केंटकी में गुजारा। अपना यूथ, अपना यंग एज कहाँ गुजारा भाई, इंडियाना में गुजारा, ठीक है। वो स्कूल कभी नहीं गए, लेकिन उनकी गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन उनकी गरीबी एक हर्डल था जो उन्होंने बखूबी उससे लड़ा और अच्छे से पढ़ा, एंड ही वाज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग आल्सो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो समझाने की जरूरत नहीं है ना ये चीज, नहीं। आगे देखते हैं। अब लिंकन साहब began a career in politics in 1832 at the age of 23. In 1834, he won an election to the Illinois state legislature. Meanwhile, he got himself admitted to the bar, that is law, and became a lawyer in 1837. Thereafter, he was elected for one term to the US House of Representatives. After that, he left politics and started practicing law. In 1858, he returned to politics again and fought for the US Senate. Lincoln is often remembered for his excellent oratory skills during the state elections. ठीक है, oratory skills का मतलब क्या है, अपने भाषण, अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया वाले भाषण देते थे, हाँ, लोग एकदम मेस्मराइज हो जाते थे, लोग इनके फैन बन जाते थे, ऐसा।
इतनी बढ़िया से वो भाषणबाजी करते थे। फिर आगे 1860 Republican Party nominated Lincoln for presidency. He promised an end to slavery and denounced disunion. जो disunion था कहां से, जो 11 states जो अलग होना चाहते थे, वो बोला ऐसा नहीं होने दूंगा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, ठीक है, और मैं स्लेवरी को भी एंड करूंगा। आपको पता है अभी अभी ट्रम्प और बिडेन की प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती थी, आप डिबेट्स देखते थे, आपने न्यूज सुना होगा। ट्रम्प और बिडेन जो है दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, ठीक है, अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती है, ठीक है, तो वैसे ही डिबेट्स में कहेंगे कि लिंकन साहब भी थे। ओके, फिर आगे लिंकन won the elections by popular vote and became the president. In 1861, he led the North to victory in civil war and reunited the northern states and the southern states. ठीक है, अच्छा चलो होमवर्क तो भाई ये रहा, मुझे नहीं पता था ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वरना मैं आपको होमवर्क देता ही नहीं। क्या लिखा है, लिखा है on April 14th 1865 Lincoln was assassinated. Assassinated मतलब क्या, he was shot, उनको मार दिया गया था, ठीक है, he was assassinated while he was watching a play, कहां पर, at Ford's Theatre in Washington DC. John Wilkes Booth, a stage actor, shot him dead. ठीक है, तो आपका होमवर्क यहीं पर आ गया, किसने उनको मारा था, जॉन विल्किस बूथ ने मारा था, ठीक है, उनको मार दिया। ये कौन था, ये स्टेज में एक्टिंग कर रहा था, उसी ने क्या किया, उसी ने प्रेसिडेंट को, लिंकन साहब को क्या कर दिया, शॉट कर दिया, मार दिया, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, लिंकन्स गेटिसबर्ग एड्रेस, ओके, और फिर मेन इवेंट्स, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके।